तो देखिए फंक्शन में आप लोगों को हमने पिछले क्लास में क्या क्या बताया था, फंक्शन की डिफिनीशन बताई गई थी, है कि नहीं? फंक्शन की डिफिनीशन, उसके बाद हमने फंक्शंस की जानकारी दे रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें आपका पहला फंक्शन क्या था, कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये दो फंक्शन हमने बताया था ना। ओके, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा फंक्शन कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका y इक्वल टू ए की पावर x, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जैसा होता है, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x एंड y, और y को ही हमें fx लिखना होता है। तो इसमें क्या है, कोई भी इस तरीके का जो फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो दो केस में बनेगा। ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनीशन, जो बेस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बेस ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, पहला केस, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा बेस ग्रेटर देन 1 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। एक्स वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक्स वैल्यू बढ़ाने का मतलब समझते हो ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स वैल्यू बढ़ रही है। और वाई वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ फंक्शन की वाई वैल्यू जा रही है। एक्स बढ़ाने पे वाई भी बढ़ रहा है। ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए क्या? और a ग्रेटर देन 1 के केस में ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसा बनता है। अब इसमें आप बहुत सारे ग्राफ देखेंगे, जैसे y इक्वल टू 2 की पावर x, y इक्वल टू 3 की पावर x, y इक्वल टू 4 की पावर x, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे बेस ग्रेटर देन 1 के केस में, ठीक है ना? तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ बेस अगर हम लेस देन 1 ले लेते हैं, लेस देन 1 लेने का मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में लेना। तो हम देखते हैं 0 से 1 के बीच में अगर हम बेस ले रहे हैं, तो बस क्या चेंज आता है इसी ग्राफ में, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ग्राफ बस वाई एक्सिस में मिरर इमेज बना देगा इस तरीके से। समझ गए क्या? लेकिन दोनों ग्राफ का डोमेन रेंज तो सेम ही होगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम है। तो इसका डोमेन रेंज अगर हम देखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन बताइए। मैंने अभी कल ही बताया था कि जहां से जहां तक x एक्सिस में ग्राफ दिखे वो उसका डोमेन का पार्ट आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा x एक्सिस में ग्राफ कवर कर रहा है, तो इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया। और रेंज क्या हो गया, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, लेकिन 0 पे ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है, इसलिए 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 0 टू इन्फिनिटी इस तरीके से कर देंगे। ये आपका x और y वैल्यू होगी, ठीक है ना? ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब दूसरा फंक्शन इसी में लॉग फंक्शन आता है। दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन या जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, राइट? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, इसके बारे में अगर हम लोगों को पढ़ना है तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x एट बेस a, ये आपका लॉग फंक्शन होता है, जिसकी डिफिनीशन क्या होती है कि x और a ये पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं लेना है। a क्या है, बेस है। लॉग x एट बेस a, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिमिलरिटी क्या होती है, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इसी फंक्शन में हम लोग इनवर्स फंक्शन को भी पढ़ेंगे,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी दो केस आएगा, एक बेस ग्रेटर देन 1 आएगा। बेस ग्रेटर देन 1 में लॉग का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वाई जा रहा है, और ये 0 है, और ये एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ इस तरीके से ऐसे इंक्रीजिंग बन रहा है, राइट। तो इसका भी, और दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर बेस लेस देन 1 कर दिया जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे पहुंच जाएगा। मतलब ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। कम इन, ओके, सॉरी, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। और ये दोनों फंक्शन लॉग फंक्शन के ही ग्राफ है। अब इनका अगर डोमेन रेंज हम लोग जज करें क्या होगा, तो डोमेन बताइए, ठीक है, 0 के आगे ही एक्स वैल्यू हो रही है, 0 से आगे ही एक्स वैल्यू आ रही है, तो इसका 0 टू इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वाई में ग्राफ कवर कर रहा है, तो इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। समझ गए क्या। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों फंक्शन ये और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है। डोमेन और रेंज इंटर, जो देखो यहाँ इसका डोमेन ये था, वही इसका यहाँ रेंज हो गया क्या, और जो इसका रेंज था यहाँ वो इसका यहाँ डोमेन हो गया। तो बेसिकली देखा जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में ही डोमेन और रेंज इंटरचेंज होता है। समझ गया क्या, बोलो। इनवर्स फंक्शन में ही डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है, ओके। तो ये आप बना सकते हैं। क्या हुआ, आज काफी कम लोग हैं अभी तक, कोई दिख नहीं रहा, फिर से वही सिचुएशन। आज भी अभी दिख नहीं रहे लोग, देखो 8:30 बज गए। आइए, ये तो खैर लेट लपेट आ जाता है, कुछ लोग तो आते भी नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन दोनों देख लिया।
ठीक तो आती ही है ना, मौसम भी चेंज हो रहा है तो थोड़ी बहुत ठीक का तो प्रभाव रहेगा ही। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोगों को लग रहा है एक दिन फिर से मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर से लेट होने लगे लोग। तो आपने बेसिक लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का समझ लिया। चले आगे, फटाफट बना लो। मैं एक बार फंक्शंस की जानकारी देते हुए आगे बढ़ता हूँ। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ, उसके बाद सीधे अपने फंक्शन के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जो आपका 12th का मेन टॉपिक। ठीक है, तो चले आगे, चलिए। ओके, बाद में अगर थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, तो आपको मैंने बता दिया पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मॉड फंक्शन तो जानते ही हो, मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x फंक्शन, इस तरीके से होता है। और इसकी डिफिनीशन कहती है कि मॉड ऑफ x x हो जाएगा जब x पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ x माइनस x हो जाएगा जब x निगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो ये देखा जाए तो दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है, तो क्लियरली दिख रहा है कि x पॉजिटिव में, x पॉजिटिव 0 से आगे ही होता है। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर देना है, y इक्वल टू एक्स लाइन ये है। और x निगेटिव में y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ कर देना है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। x निगेटिव इधर है और x पॉजिटिव इधर है और x जीरो इधर है। तो क्लियरली दिख रहा है कि x निगेटिव x पॉजिटिव में ये ग्राफ टोटल बन जा रहा है और ये वी शेप में मॉड x का ग्राफ है, इस मॉड x का ग्राफ, जिसका डोमेन रेंज आप क्लियरली देख के बता सकते हैं। डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी, 0 इसमें इंक्लूडेड है। ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। ओके, राइट। ये मॉड फंक्शन है। इसी के बेस पे एक और फंक्शन बताया गया है, सिग्नम फंक्शन। सुना है नाम आपने? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को हम y इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, और ये है क्या? ये है दो पार्ट में डिफाइंड, कि मॉड x बाई एक्स इफ x इज नॉट जीरो एंड इट इज जीरो इफ x इज जीरो, ये सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, x जीरो पे तो जीरो ही है और x जब जीरो नहीं है तो मॉड x बाई एक्स है। लेकिन मॉड x बाई एक्स को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो आपको पता है मॉड एक्स को हम ब्रेक करते हैं, तो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और नीचे भी एक्स ही है, ये कट के आ गया कितना, 1। इसका मतलब फॉर एक्स पॉजिटिव y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर देना है, और x निगेटिव, और x निगेटिव मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू कट के कितना हो गया, -1, समझ रहे हो ना, और x 0 पे 0 ही ले रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट सिग्नम फंक्शन हो गया। ये क्या है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ x। तो y इक्वल टू 1 लाइन फॉर x पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ x क्या होता है, x पॉजिटिव में 1 होता है, x नेगेटिव में और x 0 पे 0 होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्लियरली हमें यहाँ पे x पॉजिटिव में y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करो। y इक्वल टू 1 लाइन कैसी होती है, y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होती है इस तरीके से, और y इक्वल टू -1 x निगेटिव में ड्रॉ कर देना। -1 क्या होगा, ऐसे होगा, ये भी y इक्वल टू 1 लाइन, ये y इक्वल टू -1 लाइन, x पॉजिटिव और x निगेटिव में हमने ड्रॉ कर दिया। समझ गए क्या, ध्यान देना है यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लगा देना चाहिए, एरो लगा देना चाहिए। x 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, इसका मतलब ग्राफ का ये पार्ट भी है। तो हम लोग अगर ग्राफ को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो अलग कलर, ये ग्राफ का पार्ट हो गया, ग्राफ का पार्ट ये भी है, और ये भी पार्ट जो रेड लाइंस से ड्रॉ किया गया है वो ग्राफ का पार्ट हो गया। ओके, और इसमें हम लोग डोमेन रेंज देख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो -∞ से +∞ हो गया। रेंज क्या हो गया, इसके रेंज में 3 ही एलिमेंट है, 1 -1 एंड 0। तो रेंज इसका क्या हो गया, -1 0 एंड 1, मतलब आउटपुट इस फंक्शन का 3 ही मिलेगा, 1 -1 एंड 0। समझ गए क्या, ओके। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिग्नम ऑफ x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाएं, x² प्लस x प्लस 1, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a² प्लस b² प्लस 2ab, और 1 को ब्रेक कर दिया हो 1/4 प्लस 3/4 में, तो 1/4 के साथ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और प्लस उसमें एक्स्ट्रा 3/4 ऐड हुआ है। यहाँ से क्लियरली हम अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान क्या मतलब क्लियरली ही दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब सिग्नम के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू इनपुट हो रही है। ये क्या है, सिग्नम के अंदर इनपुट वैल्यू है जो कि क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं। तो सिग्नम के अंदर जब पॉजिटिव होती है, देखो सिग्नम ऑफ x में x इनपुट है, और वो अगर पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू इनपुट हुआ है, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या ये समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सिग्नम के अंदर की वैल्यू, इनपुट वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट 1 होगा, और सिग्नम के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है इनपुट, तो उसका आउटपुट क्या होगा, -1 होगा, और अगर 0 है तो
जीरो ही आउटपुट होगा। समझे क्या? हाँ, अब जल्दी से नोट करो। नोट करने वाला बहुत काम फास्ट करना है, तो हम लोगों का सिलेबस बहुत सही तरीके से आगे बढ़ेगा। और 12th का सिलेबस है, मान लीजिए किसी को 12th में क्या कहते हैं ढंग से नहीं पढ़ा हो, एग्जाम में कम नंबर आया हो, बैक वगैरह भरते हैं, उसके लिए भी ये एडवांटेज रहेगा। प्लस यहाँ हम लोग 3-4 चीजें काम साथ कर रहे हैं। एक तो 12th का सिलेबस जो कि 60% सिलेबस है जेई मेन का, वो कवर कर रहे हैं। दूसरा, बोर्ड किसी का अगर बोर्ड का भी एग्जाम देना है वो भी कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, बोर्ड का एग्जाम मतलब कोई बैक बैक वगैरह भरा हो, मैथ्स का देना है, ठीक है, दूसरा वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें हम लोग कर रहे हैं साथ ही। 12th का पूरा सिलेबस जो है आपका 12th का सिलेबस ही है, जो जेई मेन का 12th का सिलेबस है, और जेई मेन का भी सिलेबस है और आपके बोर्ड का भी सिलेबस। ये फंक्शन पहला चैप्टर, फंक्शन के बारे में जानकारी एक बार हो जाएगी, फिर आगे आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना भाई? हो गया ना? हो गया? तो आपको ये दोनों फंक्शन बताए गए। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बता देता हूं, ठीक है ना? मेन मेन फंक्शन हो जाएंगे। चले, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ाया हुआ है डिटेल में। जीआईएफ 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 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, हम लोग क्या है कोई भी नंबर को x, अगर कोई एक नंबर है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा जिसको हम बॉक्स ऑफ x से डिनोट करते हैं, दूसरा इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा जिसको करली ब्रैकेट में रख के इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो कोई भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही जीआईएफ। तो जैसे हम मान लीजिए 2.73, इसका इंटीग्रल पार्ट क्लियरली दिख रहा है कि 2 है,
और इसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के आगे वाला नंबर है 0.73। तो इसका मतलब क्या है, कहीं आपसे पूछा जाए 2.73 के बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 2, और 2.73 के फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 0.73, राइट। ओके। अब अगर हम लोग मान लीजिए निगेटिव नंबर ले लेते हैं, कोई एक निगेटिव नंबर, मान लीजिए यहीं पे हम निगेटिव लगा देते हैं, तो अब हमारा देखिए फ्रैक्शनल पार्ट की खास बात क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम 0 से 1 के बीच में इसको रखने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे ब्रेक कर देंगे -2 -7.3, तो ये वैल्यू को ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे ये इसका इंटीग्रल पार्ट, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे -1 +1 कर देंगे। अब इसके बाद ये -3 +1 -0.73 कितना हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। तो अब जब हम किसी निगेटिव नंबर को ब्रेक करेंगे इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में, तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे, राइट। तो इन दोनों को अगर हम समझना चाहें तो हमें ये लॉजिक मिलता है कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट ही हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम वो नंबर प्लॉट कर देंगे, पॉजिटिव नंबर है 2.73, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो यहाँ लिखा गया है। और अगर हमारा निगेटिव नंबर है 273, मान लो ये निगेटिव नंबर हमारा है, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर हम अगेन लेंगे, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होता है, -2.73 के पहले -3 होता है, ना कि -2 होता है। तो गलती यहां होती है कि किसी निगेटिव नंबर के जस्ट पहले वाला इंटीजर उसमें से एक कम होता है, जबकि यहाँ पे यही आ जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि -2.73 के जस्ट पहले वाला इंटीजर वो आपका -3 होता है, ना कि -2 होता है। क्लियर है? इसलिए इसका इंटीग्रल पार्ट हम -3 ले रहे हैं। अब -3 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें ये और नंबर मिल जाए, क्योंकि नंबर तो चेंज नहीं करना है। तो हमें आंसर मिल जाएगा कि हम क्या इसमें ऐड कर दें कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाए, तो वो 0.27 वो नंबर जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, -2.73 का जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज -3 एंड -2.73 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0.27, जो कि क्लियरली दिख रहा है। क्या कर रहे हैं हम, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो 1 में से उतना घटा दो अगर निगेटिव नंबर है तो, ठीक है, ओके, राइट। तो आपने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझ लिया होगा, राइट। अब यहां से हमें दो फंक्शन बताए गए। आइए आइए, ट्रेन लेट हो गई लग रहा है आज, है कि नहीं दूसरे ट्रेन से तो नहीं आए, लेट हो गए, कौन सी ट्रेन से, वही, अरे कौन सी ट्रेन, ट्रेन का नाम तो होगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बस आ जाया करो, बीच में क्लास मिस नहीं करना है, जब भी आना है आ जाओ, क्या करें, हम लोग मोटिवेट कर करके हाँ। कितनी बार हम बोलते हैं कि सुबह ही आ जाओ, सब लोग टाइम से आ जाओ, अब लोग अपने अपने सबके वो है, कोई दूर से आता है, कोई नज़दीक से आता है, तो सबके अपने अपने कंसर्न है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे थे। तो अब देखिए ये इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया जिसको हमेशा हमें याद रखना है
कि जो आपका कोई नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में ये रिलेशन होता है कि नहीं? ये रिलेशन होता है। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से इस फंक्शन का ब्रेक करेंगे इंटीग्रल पार्ट में। तो देखिए पहला आपका जो फंक्शन यहां से बन रहा है वो जीआईएफ फंक्शन है। वो क्या है, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है। इसको बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, जीआईएफ। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी x अगर i से i+1 के बीच में है, i का मतलब इंटीजर है, यहाँ i का मतलब क्या है, इंटीजर है, i+1 अगर ये है इफ, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, i मिलेगी। मतलब एक इंटीजर से एक आगे वाले इंटीजर तक कोई भी x लो तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर हो जाएगा। x अगर i से i+1 के बीच में है, i क्या है, इंटीजर, i क्या है, इंटीजर, ध्यान दे रहा है। तो अगर x i से i+1 के बीच में है तो बॉक्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी, लोएस्ट इंटीजर, राइट। इस लॉजिक को लगा के हम इस फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखो बॉक्स ऑफ x का एक्सपेंशन करें, अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है तो बताइए बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लोएस्ट इंटीजर देखो i की वैल्यू इसमें 0 रख दिया, तो i की वैल्यू 0 रख देंगे तो बॉक्स x की वैल्यू 0 ही तो मिलेगी। अगर हम 1 से 2 के बीच में ले लेते हैं तो बॉक्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में होगा तो, और इस तरीके से होता चला जाएगा। अगर हम निगेटिव में रखें, -1 से 0 के बीच में रखें तो -1 हो जाएगा। अगर x हमारा -2 से -1 के बीच में हो तो -2 हो जाएगा। एंड इन दिस वे ये होता चला जाएगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया आपको। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलरेडी एक बार पढ़ाया जा चुका है, ओके। तो 0 से 1 के बीच में बॉक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 से 2 के बीच में बॉक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 से 3 के बीच में बॉक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। -1 से 0 के बीच में बॉक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, और -2 से -1 के बीच में -2 हो जाएगी। इस तरीके से आगे जितने किसी एक यूनिट डिस्टेंस में बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके ग्राफ को अगर देखा जाए, इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए एक सीढ़ी की तरह बनता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और यहाँ -3, इधर भी 1 2 3, -1 -2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 0 से 1 के बीच में हमारा x है, 0 से 1 के बीच में है, देखो 0 से 1 के बीच में है, तो y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ कर देनी है। y इक्वल टू 0 लाइन एक्स एक्सिस ही होती है, यही y इक्वल टू 0 लाइन है ना। लेकिन वो तब लेना है जब 0 से 1 के बीच में हमारा x है, मतलब यहां से यहां तक। इसमें 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 पे हम लगा देंगे एरो, ठीक है ना। अब देखिए 1 से 2 के बीच में क्या कहा गया, 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉन है, तो y इक्वल टू 1 लाइन तो ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल। लेकिन वो लेना कौन सा है, जो 1 से 2 के बीच का पार्ट है, ये वाला। तो यहां से और 2 पे एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू 2 लाइन, तो 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ हो जाएगी। समझ गए होगे आप। और इस तरीके से ये एक एक स्टेप हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी -1 से 0 के बीच में अगर x है तो
तो y इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है ना। -2 से -1 के बीच में y इक्वल टू -2 लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे से जा रहा है। ये इसका ग्राफ है, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ है, जो कि GIF है कि नहीं। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ये ग्राफ, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जानकारी हो गई। पढ़ लो भैया, बात बाद में कर लेना, ठीक है, पढ़ लो। क्योंकि पढ़ने के लिए ही तो आए हो, और अगर वो भी ना करो, बात वाला काम तो कभी कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये पढ़ाई वाला काम तो यही होगा। बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन से काम करिए आप लोग। अब इन लोगों को बहुत कुछ करना है, तो देखिए सबसे मेन चीज क्या है, आप अपने दिमाग पे, अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे तभी कुछ होगा। पढ़ाई देखिए लोग नहीं रख पाते हैं। एक महानुभाव है जो आपके पीछे बैठते हैं, क्या नाम है वो, कभी कभी आते हैं, नहीं वो एक तो आता है रेगुलर, एक और है, क्या नाम है उसका, जो कहता है क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। अब बताइए उसका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा क्या? क्लास मिस करके क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो? मतलब क्या है, ऐसे लोग कंफ्यूज्ड हैं, और जो कंफ्यूज होता है वो फिर उसका कहाँ रास्ता कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। भाई आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी, अब आप कंफ्यूज जाएं किधर? अगर आपको ये ना पता है कि जाएं किधर, तो कहाँ जाएंगे आप? फिर यही कहेंगे इधर सांप होगा, इधर गुजर होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, कहीं मत जाओ, यहीं खड़े रहो, जहां पे है वहीं खड़े रहो। यही यही हो सकता है। तो वो इसी सिचुएशन को बिलोंग कर रहा है। बहुत देखिए आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि पढ़ाई आसान है, बट पढ़ाई आसान नहीं है। आप ये मान के चलिए एक अंदर की इच्छा शक्ति होती है पढ़ाई करना, और हर मोमेंट पे आपको सारी चीजें चैलेंज करती है, जो पढ़ने से रोकती है। इतनी सारी चीजें एटमॉस्फेयर में है जो आपको पढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि अगर पढ़ पढ़ जाओगे तो बन जाओगे। तो वो बहुत सारे चीजें हैं जो रोकती हैं कि मत पढ़ो, ठीक है। जैसे सुबह उठना ये भी एक चैलेंज है, सुबह आना भी एक चैलेंज है, पढ़ना तो चैलेंज है ही है, समझना भी चैलेंज है, पढ़ना भी, नोट करना भी चैलेंज है, घर जाके रिवाइज करना भी चैलेंज है, लिखना भी चैलेंज है, क्वेश्चन करना भी चैलेंज है। और इन सारे चैलेंज के बाद एग्जाम में पास हो जाओ, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है। और पास भी हो गए, बीटेक कर लिया तो नौकरी मिल जाएगी, ये भी एक चैलेंज है। तो चैलेंज ही है, और जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है वो हर चैलेंज में पास होता हुआ चला जाता है। ये बड़ी खूबी है लाइफ की। क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सक्सेसफुल आदमी हूं, लेकिन मैं भी एकदम गांव से ही निकला हुआ आदमी हूं।
मेरे भी गांव में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी मेरे को क्या करना है आगे। इनफैक्ट 12th जब मैंने पास किया तो 12th के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, क्या करूं। तो हमें लोगों को, जैसे कुछ लोग होते हैं, जब आप जैसे लोग होंगे वैसे लोग आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मैंने पूछा कि भाई क्या किया जाए, तो किसी ने बताया कि आप जो है आईआईटी की तैयारी कर लो। हम आईआईटी की तैयारी करने निकल गए, झोला उठाए, ठीक है, और चले गए इलाहाबाद। चले गए, नहीं हिमालय नहीं गए, इलाहाबाद गए। वो भी हिमालय से कम नहीं है, इलाहाबाद भी हिमालय से कम नहीं है। तो वहां गए, तो वहां पे लोग क्या है मतलब तपस्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे भाई। वहां पे क्या है, एक रूम ले लिया और अपना घर से राशन पानी ले आए, उसमें रखे हैं, और शाम को निकल के अपना सब्जी ले आए और सब बनाए, अच्छा सा तड़का डाल के खाना खा रहे हैं जम के। और मतलब मैंने ये देखा वहां, एक्चुअली देखा जाए तो इतनी बाधाएं होती हैं, इतनी बाधाएं होती हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि मैं एक तो निकल गया, दूसरा पहले खाने का चैलेंज, रहने का चैलेंज, सारी चीजों का चैलेंज, पैसे का चैलेंज। मतलब पैसे भी भाई खर्च होते हैं, एक लिमिटेड पैसा मिलता है। मान लीजिए उस टाइम पे, हमारे टाइम पे क्या कहते हैं, मतलब 1500 रुपए में काम चल जाता है। 1500 रुपए में सब कुछ चल जाता था काम, मतलब महीने का खर्च की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 300-400 रुपए, तो 400 रुपए के आसपास तो किराया रूम का हो जाता था, और बाकी में अपना खाना पीना सब। और आने के लिए ट्रेन पकड़ लेते थे, फ्री में आ जाते थे जब भी आना जाना होता था। और उसमें भी कोई बोलने वाला नहीं, उसमें अपना राशन पानी बांध लिया। देखो मैं वो चीज मैंने देखा है, मैंने झेला है। तो वहां राशन पानी बांध के चले जाते थे, ठीक है। फैजाबाद से एक ट्रेन चलती थी और वो इलाहाबाद पहुंचा देती थी, उसमें अपना सामान रख लिया, चले गए। तैयारी तो किया है, टाइम देखिए हमें जानकारी नहीं थी, हमने उस टाइम पे कोई लिमिट नहीं था तैयारी का, तो तैयारी किया हमने। हमारा 3 साल इसी में निकल गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किया था, लेकिन पहली बार में, लेकिन आईआईटी का जुनून था, तो हमने मतलब देखा ही नहीं, बस तैयारी ही करते रहे। बहुत ऐसा नहीं, और सुनो उसमें कोई कोई पैटर्न नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, उस टाइम पे कोई आईआईटी की तैयारी करने वाला ही नहीं था। इलाहाबाद में मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद में एक कोचिंग थी, वंदना कोचिंग करके, सुना होगा किसी ने, नाम सुना है, कोई जानता है? तो वहां पे जो टीचर थे वो इवन क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे, ठीक है। और वो जो वही अपना, जो कोई बीएससी को पढ़ा रहा है, एमएससी को पढ़ा रहा है, कोई नॉलेज नहीं। यहाँ ये एग्जाम का पैटर्न ही अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है। तो वो जो भी पढ़ाते तो कुछ एग्जाम में आता ही नहीं था। यहाँ तो आपके सामने है कि ये एग्जाम में देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, कि देखो ये आया हुआ है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली। वहां कुछ भी नहीं था, वो एक सीट बांट देते थे, ठीक है, करो क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है, कहां से क्या है, कोई लेना देना नहीं। कुछ बच्चे पढ़ के अपने हिसाब से चीजें कर ले, बुक होती थी अवेलेबल, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बुक से उतना लोग नहीं पढ़ पाते थे। हम लोग जाते थे, बुक लेते थे। मतलब उस सिचुएशन को मुझे तो 1-1.5 साल समझ में ही नहीं आया, मैं करूं क्या, मैंने किया क्या, कुछ नहीं समझ में आया। अब आपको आपको मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि ये अंदर से आवाज आती है कि यार किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा नहीं वेस्ट होना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि मैंने जो चीज झेला है वो कोई और ना झेले, और इसी फील्ड को बिलोंग कर रहा हूं। मैं बताऊं, मेरी बेटी है, पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, अभी 8th क्लास में है, ठीक है। और मुझे लगता है, अब मैं देखो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, उसका आईआईटी क्वालिफाई मैं करवा के छोड़ूंगा। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज वही है, उसको आईआईटी क्वालिफाई करवाना। अभी 9th में जाएगी, 9th, उसको जो है मैथ्स का खुद ही पढ़ डालती है, सब कुछ कर डालती है, और मार्क्स भी फुल। मतलब क्या है, उसको पढ़ाने की जरूरत, ये हैबिट मैंने उसको, मैं चाहे डांट के या कुछ भी करके, मैं ये हैबिट दिलाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा खुद कोई भी चीज समझने की कोशिश करो, खुद निकालने की कोशिश करो। क्योंकि जब वो हैबिट जनरेट होगी तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। वो फेल होने का मतलब यहाँ नहीं है कि आप पढ़ाई के फील्ड में,
किसी और फील्ड में भी कभी फेल नहीं हो सकते। जब आपके अंदर से आएगी नहीं हमने ये सीखना, हमें करना है। भाई साइंटिस्ट क्या होते हैं? जो नए इन्वेंट करते हैं, क्या उनको बताया जाता है कि यही करो, ऐसे करो? वो तो अपने आप सोचते हैं ना कि चलो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, तब वो जनरेट करते हैं। ये साइंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी और ये सब जो जनरेट किया है वो कैसे जनरेट किया है? यही सब तो किया है। उनको थोड़ी कोई बुक था लिखा हुआ था उसमें कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऐसे करेंगे, ठीक है? वही चीज आईआईटी है। आईआईटी क्या करती है? आईआईटी थॉट्स जनरेट करने वाला एग्जाम है। अगर आपके अंदर से, और ये थॉट्स आप एग्जाम में ही नहीं जनरेट कर सकते, ये जब तक आप तैयारी करेंगे और हर दिन नहीं आप अपने दिमाग में थॉट्स जनरेट करना सीखेंगे, तब तक एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आईआईटी, जेई मेन रट के पार हो सकता है, लेकिन आईआईटी में मैं गारंटेड करता हूं अगर आपके पास थॉट्स जनरेट करने की पावर नहीं है तो आप आईआईटी के क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है लेकिन थोड़ा सा उनका जो तरीका होता है नया होता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो आदमी, वो लड़का जो है सॉल्व कर लेता है एग्जाम में, जो नए तरीके से सोचता है। और वो सोचना वो घर से ही स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके सोच रहा है, वो पहले सोच चुका है, उस तरीके से उसके क्वेश्चन करने की टेंडेंसी बन चुकी है। ये है कंपटीशन। कंपटीशन क्वालिफाई करते मैंने क्या कहा, हर मूवमेंट पे चैलेंज। कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया तो भी चैलेंज है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने चैलेंज फेस करना सीख लिया होगा उस टाइम तक, इसलिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है। लोग नहीं कहते हैं एक बार बेटा आईआईटी क्वालिफाई कर लो, एक बार जेई मेन क्वालिफाई कर लो तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं कहते लोग। उसका पर्पज क्या है? क्योंकि आप सीख चुके हो लाइफ को अच्छी तरीके से जीना, चीजों से लड़ना, सिचुएशन से फाइट करना, ये सीख चुके हो। वो कहां से सीखते हो? डे फर्स्ट से ही सीखते हो, क्लास 1 से ही सीखते हो। पहले आपको कोई उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, लेकिन आगे आपको खुद चलना पड़ता है। तो लाइफ में वो एक स्टेज सबके साथ आएगी। आज आपके मदर फादर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा आपको अपनी लाइफ खुद जीनी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा। वो तो आपको पता है, आप अभी से सोच रहे हो उस डायरेक्शन में। तो वो सारी चीजें हैं। तो मैं आपको देखिए तजुर्बा बता, तो मैं भी ऐसी चीज फेस किया हूं। तो मैं वही मैंने कहा कि मैंने जो फेस किया, मैं भी यही इसी सिचुएशन में जीता था कि क्या हो रहा है कैसे। हाँ, लेकिन ये है कि बचपन से मेरे अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि मैं बड़ा रेगुलर रहा हूं, आज तक वो फॉलो कर रहा हूं। आप देखिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं, सबसे पहले नहीं तो लगभग सही टाइम पे आ जाता हूँ, एकदम उसी टाइम पे आके क्लास कर। ये चीज ऐसा नहीं कि मेरे अंदर अभी जनरेट हुआ, ये बचपन से ही मेरे साथ है। स्कूल में टाइम से जाना, टाइम से आना, ये सारी चीजें मैं उस टाइम से ही करता रहा, और यही एक मेरे साथ सबसे बड़ा मेरा एसेट था, जिसकी वजह से मैं अगर कुछ कर पाया हूँ लाइफ में, यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, तो उसी की वजह से पहुंचा। मैं रेगुलरिटी, बाकी ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहा हूं मैं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत टॉप किया हूं, क्या किया हूं। हाँ, लेकिन उसकी वजह से मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ सीखा। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी रैंक गेन किए, तो मैं ये चीज देखता हूं, उनको मैंने गाइड किया, इन्हीं चीजों से गाइड किया। उसका रीजन यही है कि हमने हमेशा से बच्चों को एक ही चीज बताने की कोशिश की, बेटा तुम रेगुलर हो जाओ लाइफ में, अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, बस आधी जंग ऐसे जीत जाओगे। जो रेगुलर करता है मेहनत, वो कुछ तो सीखता है, थोड़ा तो सीखता है, थोड़ा थोड़ा ही बहुत होता है। अगर आप एक एक दिन में 5-5 सवाल कर लो तो सोचो हफ्ते भर में कितने सवाल हो गए? हफ्ते भर में 30 सवाल हो गए। 30 सवाल का मतलब एक चैप्टर आपका हफ्ते भर में कंप्लीट। जितने जेई मेन में 30 सवाल, आप 30 सवाल के आसपास एक चैप्टर में मिलेंगे आपको, जेई मेन में प्रीवियस ईयर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन अगर देखा जाए 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको करके आगे के लिए आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम चलो जेई मेन की बात नहीं करते, आईआईटी में प्रीवियस ईयर आईआईटी के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं,
वो एक चैप्टर में ज्यादा जहाँ 35-40 क्वेश्चन होंगे, 35-40 क्वेश्चन होंगे। वो 35-40 क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसको कर लीजिए। देखिए जेई मेन में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन आते हैं, राइट। बहुत ही आसान है, चीजों को करना मुश्किल नहीं है। अभी अगला फंक्शन भी मैं बताने जा रहा हूं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद आपको ये बताया गया है कि x जो है बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन x होता है। तो यहां से क्लियरली इसी रिलेशन से हमें फ्रैक्शन x क्या मिल जाएगा, x माइनस बॉक्स x मिल जाएगा। ओके, और इसको एक नया फंक्शन बना दिया इन्होंने, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसकी वैल्यू क्लियरली दिख रही है, क्या है, x माइनस बॉक्स x, है कि ना, यही है ना, x माइनस बॉक्स x, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो ये फंक्शन भी डिपेंड कर रहा है बॉक्स x पे, इससे मतलब बॉक्स x की प्रॉपर्टी यहां लगेगी फिर से, तो हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर देते। तो देखिए क्लियरली, अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, तो बॉक्स x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y इक्वल टू x माइनस 0 हो जाएगा, मतलब ये x हो जाएगा। x जब 1 से 2 के बीच में होगा तो बॉक्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये x माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 2, x माइनस 3, इस तरीके से होता चला जाएगा। क्यों भाई, और निगेटिव में रखेंगे x माइनस 1 से 0 के बीच में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके ये x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। और x अगर -2 से -1 के बीच में होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइंस है, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, ये सारी स्ट्रेट लाइन है, और वो भी स्ट्रेट लाइन को हमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में ड्रॉ करना है। तो हम लोग अगर ड्रॉ करें इसको, तो ये किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, देखिए इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है, इसका डोमेन क्या है, -∞ से प्लस, इसका रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 0 से 1 के बीच में रहना, 0 इसका रेंज है, ये इसका रेंज है कि नहीं। 0 से 1 के बीच में ही ये फंक्शन का ग्राफ बनता है, ये 1 है, ये 0 है, और यूनिट इंटरवल में हम लोग ग्राफ बनाते चले जाए, ये 1 है तो ये y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर देना है 0 से 1 के बीच। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, 0 से 1 के बीच में ये 1, 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दिया, और 1 पे देखो इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे एरो लगा देंगे, ठीक है ना। अब 1 से 2 के बीच में अगर हम देखें, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में क्या है, y इक्वल टू x लाइन, जो इसी लाइन के पैरेलल लाइन ही है। पैरेलल लाइन तो आप जानते ही है, x का कोफिशिएंट 1 है सब में, जो कि स्लोप 1 है, तो ये पैरेलल लाइन है। तो 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन, y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन 1 से 2 के बीच में, और यहाँ एरो लगा दिया। ऐसे हम देख रहे हैं कि कोई भी ग्राफ किसी भी इंटरवल में हम बना सकते हैं, और एकदम एक जैसा ग्राफ बन रहा है। ये हमारा ग्राफ बन गया फ्रैक्शनल पार्ट, अलग अलग यूनिट डिस्टेंस में अलग अलग लाइन है, लेकिन वो बन रही है एक जैसी। हम देख रहे हैं कि क्या एक यूनिट डिस्टेंस में जैसा ग्राफ बना है
यूनिट डिस्टेंस में जैसा ग्राफ बना है वैसे ही यही उठ के आगे आ गया है, यही उठ के आगे आ गया है। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है भाई? पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो ग्राफ अपना रूप एग्जैक्टली सेम रखता है, ऐसे को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ 0 से 1 के बीच में जो भी ग्राफ बना है वही बार बार रिपीट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? ग्राफ का इक्वेशन चेंज हो रहा है लेकिन ग्राफ एक जैसा ही है, ठीक नहीं? ये और ये सब एक जैसा नहीं, एक सर्टेन है। इसका मतलब इसका पीरियड 1, पीरियड 1 होने का मतलब क्या है? x में अगर 1 ऐड करें तो ये x ही हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर हम कोई भी इंटीजर ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। तो यहां हम एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस आई कर दे तो ये x ही रहेगा, ठीक है? ओके, x में फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी प्लस माइनस इंटीजर कर दे तो उससे चेंज नहीं होगा, वो बॉक्स ऑफ x ही रहेगा, राइट? ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब ये बेसिक फंक्शन मैंने सारे बता दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां कर लेंगे। ये बेसिक फंक्शन है जो फंक्शन में कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाता है। ऑलरेडी हमने इनको डिटेल में भी पढ़ाया था, उसमें बेबी कर्व भी पढ़ाया था, लॉग मॉड इनइक्वालिटी भी थोड़ा सा बताया था, सारी चीजें पढ़ाया था शुरू में। ये सब उस टाइम पे भी मैंने बता दिया था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेडिकल में पहले लोग जो है पता है कितने कितने साल, 5-5 7 साल तैयारी करते थे, 5-5 6 6 साल में तैयारी करते थे। मेरे साथ 12th किया हुआ मेरा दोस्त, पता है जब मैं जॉब करने लगा तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ था MBBS के लिए। पता नहीं इतना पेशेंस वो दिखाया, पढ़ता रहा। और ये है कि भाई सिलेक्शन होने के बाद तो सब सारी चीजें पीछे का गम भूल जाता है, वही हुआ उसके साथ, आराम से अपना करके सब कुछ स्टेबल हो गया। MBBS मिलना 5 साल उसके लिए वो करना, 5 साल बाद तो नौकरी मिल ही जाती है गवर्नमेंट। हाँ,
लेकिन ये है कि लेकिन अभी क्या है, एक टाइम था इंजीनियरिंग में ज्यादा क्या कहते हैं वो था, अभी मेडिकल में उल्टा हो गया, सब लोग मेडिकल कर रहे हैं, मतलब सब लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। अब लोग जेई में तैयारी नहीं, बहुत ज्यादा लोग आना ही नहीं चाहते, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे जॉब बहुत है। जेई में आप ये मान के चलिए, आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है। जेई में इस टाइम पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर वगैरह में देखिए, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उनको जॉब नहीं, मतलब जॉब देना चाहते हैं वो कोई मिल नहीं रहा है। तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। तो ये आप जितनी जल्दी से जल्दी इसको ढंग से पढ़ के और सेलेक्ट होके कहीं से भी करके आप पहुंच जाइए बेंगलोर वगैरह, आपकी नौकरी लग जाएगी। अरे तो लगने तो 4 साल, अभी भी सिचुएशन 4 साल में एकदम सडन चेंज नहीं हो जाएगी, रहेगी ऐसे ही। और इंजीनियरिंग का फ्यूचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह कोई भी टेक्निकल चीज है वहां इंजीनियरिंग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारा जॉब निकलने वाला है। तो और मेडिकल में सैचुरेशन आने वाली है, ये भी मतलब, क्योंकि मेडिकल में इतने सारे बच्चे कर चुके हैं एमबीबीएस और बीडीएस, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो कोविड ऐसा हो तो चला गया, कोविड तो गया। कोविड कोविड में तो जो क्या कहते हैं झोला छाप हो उनको भी डॉक्टर बना दिया, उनको भी, वो भी कर रहे हैं। जो कहीं कुछ नहीं करना आता था उनको, वो भी डॉक्टर बन गए। हाँ, तो सिचुएशन आती है। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहां तक ये बता दिया। अब मैं यहाँ के बाद ग्राफ कोई और नहीं बताने जा रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग वो सीखेंगे। मेन मेन सारे ग्राफ मैंने बता दिए। ठीक है, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, देखिए भाई, डोमेन एंड रेंज एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें कभी लगता है कि कंप्लीट ही नहीं होगा। करते जाओ क्वेश्चन, कहीं कहीं कुछ ना कुछ नए नए मिलते जाएंगे। लेकिन बेसिक्स क्या है कि अगर हम पहले पॉइंट को कवर करते हैं, डोमेन को, तो डोमेन के आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो करिए। डोमेन इधर देखिए क्या होता है, ध्यान दो इधर। डोमेन क्या होता है? डोमेन y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो इसमें जो रियल इनपुट होता है, सेट ऑफ रियल इनपुट, यही डोमेन होता है। लेकिन वो रियल इनपुट करने से आउटपुट भी रियल होना चाहिए। आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो कहने का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल इनपुट वैल्यूज, so that the value of the function, the value of the function is the y वैल्यू। वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो सेट ऑफ रियल इनपुट वैल्यूज फॉर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज रियल इज डोमेन। वैल्यू रियल करने पे फंक्शन की वैल्यू रियल मिल जाए तो वो इनपुट वैल्यूज का कलेक्शन क्या होता है? डोमेन होता है। समझ गए क्या? बहुत आसानी से। तो डोमेन मतलब एक्स की वो रियल इनपुट वैल्यू। अब जैसे ध्यान देना है कि रियल इनपुट भी करना है, आउटपुट भी रियल मिले, तो उन रियल इनपुट वैल्यूज का कलेक्शन ही हमारा डोमेन होता है। अगर आपको जैसे एक फंक्शन दे दिए, ठीक है, आउटपुट तो रियल मिल रहा है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रख दो। तो ये रखने पे आउटपुट तो रियल मिल रहा है, लेकिन इनपुट रियल नहीं है। ये क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट -1, जो कि रियल वैल्यू नहीं है। तो ये डोमेन का एलिमेंट नहीं हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है, ये डोमेन का एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल इनपुट करने पे रियल आउटपुट। अब देखो, ये इनपुट करोगे तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये -1 मिल जाएगा।
मिल जाएगा नहीं, जो कि रियल ही है तो है। तो रियल आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन रियल इनपुट नहीं किया आपने। तो रियल इनपुट नहीं किया आपने, इसलिए ये डोमेन का एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए। तो सेट ऑफ डोमेन की वेरी सिंपल डेफिनेशन, सेट ऑफ रियल इनपुट वैल्यूज सो दैट द आउटपुट विल बी रियल इज डोमेन सेट। ओके, डोमेन की डेफिनेशन क्लियर है? लिखना चाहते हो? नहीं लिखना चाहते हो? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, समझना मेन चीज है। ओके, वो तो आपके उसमें जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें भी डोमेन की डेफिनेशन लिखी होगी, समझना था। अब देखिए रेंज क्या होता है। अब अगर आपने ये कर दिया कि रियल इनपुट कर दिया और रियल आउटपुट मिल गया, तो जो आउटपुट का कलेक्शन है वही रेंज है। तो डोमेन एंड रेंज एक दूसरे से रिलेटेड ही है। डोमेन रियल इनपुट करने पे जो आउटपुट रियल मिल रहा है उसका कलेक्शन वही क्या होगा? आपका रेंज होगा। तो कलेक्शन ऑफ आउटपुट वैल्यूज इज रेंज। वेरी सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज। collection of output values is the range provided the input values are real. input values are real. input values real करने पे जो output values real का collection है वो हमारा रेंज है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि रियल इनपुट करे, आउटपुट हमारा इमेजिनरी आ जाए। जैसे ये फंक्शन ले ले, अंडर रूट एक्स फंक्शन, इसमें आयोटा प्लस माइनस आयोटा पुट कर दो, -1 पुट कर दो, सॉरी +-1 पुट कर दो। -1 पुट कर दोगे क्या बन जाएगा? ये आयोटा बन जाएगा। क्या ये रियल है? नॉट रियल। तो ये आउटपुट वैल्यूज आयोटा मिल गया इनपुट रियल करने पे, लेकिन ये रेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, रियल इनपुट करने पे आउटपुट भी रियल आ जाए, उन आउटपुट वैल्यूज का कलेक्शन हमारा रेंज होता है। उन आउटपुट वैल्यूज का कलेक्शन हमारा क्या होता है? रेंज होता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था? रेंज। तो लिख लो, अगर डेफिनेशन लिखना है। चलो डोमेन रेंज दोनों का डेफिनेशन लिखा देता हूं साथ ही साथ, दोनों का डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन से ही चीजें क्लियर होती है। ओके, बोले? लिखिए डोमेन की डेफिनेशन पहले। कलेक्शन ऑफ रियल इनपुट वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ रियल इनपुट वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ रियल इनपुट वैल्यूज collection of real input values so that the output will be real, so that the output will be real is domain set, right? Is domain set, right? हो गया ना? And collection of those real output values and collection of those real output values, collection of those real output values is range, right? ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। अब देखिए, अब अगर हम कोई भी फंक्शन ले लें, एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन ले लें, जैसे हमने मान लीजिए एक फंक्शन ले लिया, ये ठीक है, x² - 4, ये फंक्शन ले लिया, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन, y इक्वल टू, ये डिफिनीशन जो हम बता रहे हैं इधर लगा सकते हैं। ये इस फंक्शन में बस x की जगह क्या रख दिया गया है, x² - 4। अगर आप इस स्क्वायर रूट फंक्शन को देखते तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि सर ये फंक्शन में रियल भी इनपुट होगा, आउटपुट भी रियल मिलेगा, तो उसके लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रखेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा।
तो क्लियरली आप तुरंत वहां से लिख देंगे क्या कि x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। तो कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी मिले तो स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ आपका जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। यहाँ भी स्क्वायर रूट फंक्शन ही है, ये फंक्शन देखते ही समझ में आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो ये वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। बस इसके फैक्टर कर दिया, बेबी कर देखो आ गया, बेबी कर तो सबको आता ही है, सबको आता है ना बेबी कर। ये पावर ऑड है, दोनों पे 1 लगा हुआ है, दोनों के जीरो प्लॉट करेंगे, -2 +2 और 2 से आगे कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर पॉजिटिव आएगा। 2 इसका 0 है, इस पे ऑड पावर है, साइन चेंज हो गया, और -2 इसका 0 है, इस पे भी पावर ऑड है, यहाँ भी साइन चेंज हो गया। ये आपका साइन स्कीम बन गया है, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -2 तक और 2 से ∞ तक। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक यूनियन 2 से ∞, ये इसका डोमेन हो गया, राइट। रेंज क्या है, रेंज देखिए, अब आपने ये वैल्यू तो पॉजिटिव कर ही दिया, ये तो होना ही चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो जब ये x² - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इस x के लिए ये होगा, तो इस पे स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो यही क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x² - 4 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन यही क्या है, y है, और y क्या है, आउटपुट है, तो ये क्या बन गया, यहीं से y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 to ∞, इसका ये डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो गया, 0 to ∞, ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। समझ गए कैसे निकाला गया। अभी फंक्शन टू फंक्शन डोमेन रेंज चेंज होगा, लेकिन डिफिनीशन वही हमें ध्यान में रखना है जो आपको बताया गया है। वैल्यू डोमेन, y वैल्यू रेंज। अब जितने भी फंक्शन बनाए गए सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, लॉग है, मॉड है। तो हम लोग डोमेन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ रेंज के भी क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हो गया क्या, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन 2 या 2 से ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइड किया, कुछ भी किया गया, तो अगर आपके पास दो फंक्शन है, मतलब f(x) एक फंक्शन है जिसका डोमेन डोमेन d1 है, g(x) एक फंक्शन है जिसका डोमेन d2, ये आपको दिया हुआ, और इसके बेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाए, y इक्वल टू पहला y इक्वल टू f(x) ± gx, क्या y इक्वल टू f(x) इंटू gx, क्या y इक्वल टू f(x) बाई gx,
एफ एक्स बाई जी एक्स। यहाँ जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता है वो क्वेश्चन। तो ये सारे का डोमेन आप क्या निकालोगे, इन सारे का डोमेन, इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है। डोमेन क्या होता है ये पता ही है, ये फंक्शन रियल किस x की वैल्यू के लिए हो जाए वही हमारा डोमेन होगा इसका, ये किसके लिए रियल हो जाए वो इसका डोमेन होगा, राइट। तो इन सबका डोमेन जो होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। दो फंक्शन हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किए, दो से ज्यादा करेंगे तो सबका कॉमन ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो ये डोमेन इनका सबका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दो फंक्शन के लिए, दो से ज्यादा फंक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस यहां हमने कर दिया और 5 माइनस एक्स, ये आपका कहा जाए इसका डोमेन फाइंड करो। तो जब हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो हम क्लियरली देख रहे हैं हमारे पास दो स्क्वायर रूट फंक्शन को ऐड किया गया है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन ये है और एक स्क्वायर रूट फंक्शन ये है। तो ये फंक्शन कब रियल बनेगा, ये रियल कब बनेगा, जब ये वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये फंक्शन रियल कब बनेगा, बोलो, ये फंक्शन रियल कब बनेगा, जब 5 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो जो यहां से मिलेगा वो x ग्रेटर देन 2 मिलेगा, जो यहां से मिलेगा वो x लेस देन 5 मिलेगा। लेकिन हमने क्या बताया था, दोनों के डोमेन का कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब एंड को ही हम कॉमन बोलते हैं, एंड को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो इन दोनों का कॉमन, एक 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, मतलब 2 और 5 के बीच में है। हमारा क्लियरली इन दोनों को कंबाइन करने से क्या मिल जाएगा, x 2 से 5 के बीच में। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। समझ गए क्या। तो हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई किए होते तो भी यही काम करना होता है, डिवाइड किए होते तो भी यही काम करना होता है। हो गया।